अबा ने मेरी शादी गांव में कर दी। मीर इसराल बहुत जालिम था। मैके जाने पर भी पाबंदी आयद थी। अगर मायके से कोई मिलने भी आता तो कहते बहू सूरी है और उन्हें बाहर से ही भेज देते। एक रात में तंग आकर घर से भागने लगी तो शौहर ने मुझे देख लिया तो बालों से घसीटता हुआ इस कमरे में ले गया जहां वो जवा खेलता था। मेरी जान तो इस वक्त निकल गई जब शौहर अपने सतर अयाश दोस्तों के सामने मेरी ही शर्त लगा बैठा। और फिर मैंने अपने दोपटे से अपने वजूद को ढांपने की कोशिश की और आसपास देखा। वो सतर मर्द मेरी तरफ देख रहे थे। मैं उनके बीच में खड़ी की लेकिन मेरी नज़र सिर्फ एक मर्द पर थी जो मियां हाफिज था। अब क्या होने वाला था? क्या वो मुझे उन लोगों से बचा लेता या उन लोगों को हुक्म दे देता कि वो जो चाहे कर सकते हैं? मैं बुरी तरह डरी हुई थी। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मेरा वजूद काबू में नहीं आ रहा था। मेरी ज़बान से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। बस इस वक्त मुझे जो भी करानी आयत आती की मैं वो पढ़ रही थी, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल से। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मुझे नहीं पता था कि जिंदगी मेरे साथ इतना अबर अकील खेलेगी, लेकिन इसके बाद वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि मैं खुद ही हैरान रह गई, क्योंकि वो 70 के 70 मर्द ही जब मेरी तरफ बढ़े तो मैंने भी एक चीज से उनके। हम लोग शहर में रहते थे। मेरी 3 बहनें की अब हमारी शादियों की उम्र हो चुकी थी। मेरे बाबा की सारी जिंदगी गांव में ही गुजरी थी। जब मैं 5 साल की थी तो मेरी अम्मी के इसरार पर वो शहर आ गए थे, लेकिन उनके दिमाग में अभी तक गांव ही बसा हुआ था और ऐसे इंसान के दिमाग से कभी गांव निकलता भी नहीं। वो हमेशा अपने गांव की बातें करते और शहर से नफरत करते थे, लेकिन अम्मी की वजह से यहाँ पर रहते थे क्योंकि वो मेरी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे। मेरी माँ ने उनको बेटे से नहीं नवाजा, पर फिर भी उन्होंने मेरी माँ का बहुत साथ दिया। अब हमारी शादियों की उम्र हो गई थी पर वो हमें कहीं लेकर नहीं जाते थे। मेरी अम्मी कहती थी कि बेटियों को साथ लेके जाते हैं शादियों में ही तो लोग एक दूसरे को देखकर पसंद करते हैं। कोई मेरे बाबा कहते थे कि अच्छा अब ये दिन आ गए हैं कि बेटियों की नुमाइश करेंगे। मेरी माँ कहती है कि इसमें नुमाइश कैसी, ये तो माशरे का दस्तूर है। तुम्हारी माँ ने भी तो मुझे एक शादी में ही पसंद किया था। मेरे बाबा का कहना था कि वो गांव की शादी की शहर की शादियों की तरह यहाँ उल्टे सीधे काम नहीं होते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब हमारी उम्र निकलती जा रही है तो फिर मेरी माँ की बात मान ली। अब महल्ले में या खानदान में कहीं भी शादी होती तो मेरे बाबा हम सबको साथ लेकर जाते हैं और इसका फायदा हुआ। मेरे लिए एक रिश्ता गया, लेकिन ये रिश्ता गाँव से आया था। मेरे बाबा बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि मैंने तो अपनी बीवी के लिए गाँव छोड़ा था, लेकिन मेरी बेटी अपने शौहर के लिए गांव वापस जाएगी। अपनी जड़ों से मिलने के लिए मैं नहीं जाना चाहती थी, पर मेरी माँ ने कहा कि लोग बहुत अच्छे हैं, रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा घर है उनका, पुराने जमाने का बना हो घर है, 24 कमरे हैं, तुम्हें 5 कमरे देंगे, तुम आहिस्ता आहिस्ता अपना सामान बना लेना, अपने शौहर से कहना इसके पैसे भी अच्छे हैं। मैंने कहा कि अम्मी ऐसा ही सब कुछ होता है, आप खुद तो गांव में रहना नहीं चाहती थी। मेरी माँ ने कहा कि पागल, जब मैं गांव से निकली तो तब गांव में बिजली तक नहीं थी। अब तो गांव में भी लोगों ने एसी लगाए हुए हैं, डिशें रखी हुई हैं और मशीनें जो बिजली से चलती हैं खत्म ही नहीं होती हैं। अब गांव भी तो शहर जैसे ही हो गए हैं। कौन सा इतना दूर भेज रहे हैं? 6 घंटे का तो फासला है। मैंने कहा कि 6 घंटे का फासला कम होता है। अगर मुझे वहां कुछ हो गया तो जब तक आपको खबर मिलेगी तब तक मैं राख हो जाऊंगी। मेरी माँ ने कहा कि ज्यादा शायरियाँ बोलने की जरूरत नहीं है कि राख हो जाएंगे, हम तुमको खबर होने तक वहां पर चली जाओ। वो अच्छे लोग हैं, हमारे दूर पार के रिश्तेदार भी हैं और तुम्हारे बाबा के भरोसे वाले। देखो मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे बाबा से अपनी बात मनवाई है, अब अगर मैंने उनकी एक बात नहीं मानी तो ये मुझे बहुत ताने देंगे। मैंने कहा कि हाँ ये अच्छा है कि अपने लिए सारा कुछ ठीक करवा लिया और अब जब मेरी बात आई है तो आप लिहाज में आ गई हैं, जबकि आपने अपनी जिंदगी तो बड़े अच्छे से गुजारी है। अपने लिए आपने बाबा से लड़ाई झगड़े भी कर लिए, लेकिन अपनी औलाद के लिए नहीं कर सकती। मेरी माँ ने कहा कि तुम क्यों ड्रामा कर रही हो? जब मैं कह रही हूँ कि अच्छे लोग हैं तो चुपचाप चली जाओ, वहां पे हम तुमसे मिलने भी तो आएंगे ना, वहां छोड़ के भूल तो नहीं जाएंगे। मेरी शादी करवा दी गई, निजाम और सारी चीजें ठीक की, शादी धूमधाम से हुई। मेरे शौहर की शक्ल वो सूरत भी ठीक थी, लेकिन वो शक्ल से बहुत ही लौडला और मंचला सा नहीं लगता था, जैसे बस अपने ही मर्जी चलाता हूँ। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि एक छोटा बेटा है इसलिए लौडला है। मैंने कहा कि ये बड़े बेटों से भी किसी की शादी ना हो और छोटे बेटों से भी बड़े बेटों से शादी हो तो उन पर जिम्मेदारियां हजार होती हैं, और छोटे बेटों से शादी हो तो उनको किसी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं होता। खैर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद एक मुकलावे की रस्म होती है। मुझे लगा कि गांव वाले तो ये रस्म जरूर करते होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ये रस्म नहीं होती। मुझे मुकलावे पे नहीं जाने दिया। मैंने अम्मी को कहा था
امی نے کہا کہ اب ان کے ہاں نہیں ہوتی تو کیا کریں، ہم دوبارہ آ جائیں گے اور تم بھی تو آیا کرو گی نا، اس لیے پریشان نہ ہو اور اپنے گھر دل لگاؤ۔ لیکن وہ لوگ مجھے بعد میں بھی جانے نہیں دے رہے تھے۔ میں نے 2 مہینے بعد بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 2 مہینے میں ہی دل تنگ ہو گیا تمہارا، اگر ایسے رہو گی تو پھر تمہارا دل یہاں کیسے لگے گا۔ میرے سسرال میں بہت سارے لوگ تھے، میری ساس تھی، میری 2 نندے کی، میرے 2 جیٹھ تھے اور میرا شوہر سب سے چھوٹا تھا۔ یہ گھر پرانے زمانے کا بنا ہوا تھا، یہاں بڑے بڑے ہال کمرے تھے اور 2-3 باتھ روم تھے، لیکن باتھ روم کمروں سے باہر بنے ہوئے تھے، وہاں تک اٹھ کے جانا پڑتا تھا۔ مجھے بہت اچھا سا کمرہ دیا گیا تھا، باورچی خانہ بھی بہت بڑا تھا اور سب لوگ مل کے کام کرتے تھے۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو اتنے برے لوگ نہیں ہیں، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا اور سارے گھر کے کام مجھ پر ڈال دیے۔ میری ساس نے کہا کہ دیکھو میری بیٹیوں نے بہت کر لیا، اپنے گھر میں آرام نہیں کریں گی تو کہاں کریں گی، سسرال جائے تو کام ہی کرنے ہوتے ہیں۔ اور میری دونوں بہوؤں نے بھی میرا بڑا ساتھ دیا ہے، اور بڑی والی بہو تو پھر سے ماں بننے والی ہے، اب سارے کام تمہیں ہی کرنے ہوں گے۔ میں تو حیران تھی کہ میں اتنے سارے لوگوں کا کھانا پینا کیسے کروں گی، گھر کے کام الگ، کپڑے دھونا، صفائی کرنا الگ، پر میں بھی نئی دلہن تھی۔ میں نے ہاں بول دیا۔ میں بہت زیادہ ذلیل ہوتی کی، تھک جاتی کی، اپنے شوہر سے کچھ کہتی تو وہ مانتا نہیں تھا۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ رات کو بھی میرے کام ختم نہیں ہوتے، اب کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آرام سے اپنے کام ختم کر لیا کرو، میں ویسے بھی دوسرے کمرے میں ہوتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ وہاں کیا کرتے ہیں، تو کہنے لگا کہ میں وہاں بیٹھ کے اپنا کام کرتا ہوں۔ اور کیا وہ کہتا تھا کہ وہ کمپیوٹر پر آن لائن کام کرتا ہے، لیکن میں اس کمرے میں آج تک نہیں گئی تھی۔ یہ کمرہ بالکل سائڈ پہ بنا ہوا تھا اور آدھا کمرہ زمین کے اندر اترلف ہوا تھا، کیونکہ یہ گھر بہت پرانا تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہتا تھا، مجھے گھر کے کام نہیں چھوڑتے کہ اوپر سے میری ساس نے کہنا شروع کر دیا کہ 3 مہینے ہو گئے ابھی تک اس نے کوئی خوشخبری نہیں سنائی۔ میں ان کو کیا کہتی کہ جب آپ لوگ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے ہی نہیں دیں گے تو خوشخبری کہاں سے آئے گی۔ میری زندگی عجیب سی ہو گئی کہ میرے سسرال والے بہت ظالم تھے، منہ پر سیدھی بات بول دیتے کہ میں نے نیا جوڑا پہنا تو کہنے لگے کہ تم بالکل اچھی نہیں لگ رہی، ایسے لگ رہی ہے جیسے کسی بندریا نے کپڑے پہن لیے ہیں، اور سارے ایک ساتھ اس بات پر ہنسنے لگے۔ میر عدل اتنا برا ہوا، آخر ان کو اتنا کھل کے کہنے کی کیا ضرورت تھی، وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اچھی نہیں لگ رہی، جبکہ یہ کہنے کا بھی ان کا حق نہیں تھا، یہ جرا میری ماں کی طرف سے تھا۔ اس گھر میں سارے مظالم میرے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ میں حیران تھی کہ میری 2 جٹھانیاں کیسے بچ جاتی کی۔ ایک دن انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ جٹھانی نے کہا کہ مجھے تو ایک دفعہ ان سب لوگوں نے مل کر مارا بھی تھا، لیکن میں برداشت کر گئی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب تمہیں مارا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں مارا تھا، پر وہ پرانا وقت تھا، گزر گیا، دیکھو گھر ایسے نہیں بنتے، عورت کو بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ کیسی قربانی ہے کہ آپ کو مارا جائے؟ اس نے کہا کہ کرنا پڑتا ہے، دیکھو یہ بہت امیر لوگ ہیں، خالی یہ گھر ہی 2015 کروڑ کا ہے، اگر ہم لوگ ناراض ہو کر یہاں سے چلے جائیں یا کل کو اپنا گھر الگ کر لیں تو ہمارے ہاتھ کیا آئے گا؟ اس طرح تو ہمارے شوہر بھی ہمارے ساتھ ذلیل ہوں گے، اور جب مردال پہ بہت زیادہ ٹینشن پڑ جاتی ہے تو وہ ویسے بھی اپنا غصہ عورت پر ہی نکالتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں نے صبر شکر کر کے شادی کے کتنے سارے سال گزار لیے، بچے ویر ہے پیدا ہو گئے تو ان کا رویہ بھی تھوڑا بہتر ہو گیا، اور اب تم تو اس گھر میں نئی آئی ہو، اسی لیے سب کا دھیان تمہاری طرف ہے، اور تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم سب سے چھوٹی بہو ہو، اب کوئی اور آنے والی نہیں ہے کہ تم سے دھیان ہٹ کے اس کی طرف لگ جائے۔ جب سے تم آئی ہو ہماری زندگی بڑی پرسکون ہو گئی ہے، ہماری ساس ہماری باتوں کو نوٹ کرنا ہی بھول گئی ہے، ہر وقت تمہارے پیچھے جو لگی رہتی ہے۔ وہ دونوں اس بات پر ہنس رہی تھی، میں بھی حیران تھی کہ خود یہی ظلم برداشت کیے تھے، اپنا وقت بھول گئی تھی، اب میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ان کو ہنسیاں اری کی۔ میں اس گھر میں بہت تنگ تھی، یہ لوگ مجھے میرے ماں کے گھر بھی جانے نہیں دیتے کہ جب 6واں مہینہ ہو گیا میں نے اپنے شوہر سے کہا تو اس نے کہا کہ امی سے جا کے پوچھو، اگر وہ اجازت دیتی ہیں تو چلی جانا۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو رواج ہے، دلہن 1 سال تک مائکے نہیں جاتی۔ یہ بات میں نے میرے ماں باپ کو بھی بتا دی، وہ پھر بھی ایک دن مجھ سے ملنے چلی آئی، لیکن انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، اپنے شوہر کے ساتھ ہنی مون پہ گئی ہوئی ہوں۔ وہ لوگ تو خوشی خوشی چلے گئے کہ چلو اچھی بات ہے، ہماری بیٹی کو سیر کروانے لے گیا ہے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ میں تو پیچھے کپڑے دھو رہی تھی۔ گھر اتنا بڑا تھا کہ مجھے ان کی آواز ہی نہیں آئی، مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں ان کو فون کرنے لگی تو میر فون میری نن نے لے لیا، کہنے لگی کہ 1 منٹ صبر کیجیے گا، اور واپس آئی تو کہنے لگی کہ بھابھی آپ کا فون تو میرے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ گیا،
मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने अपने शौहर से कहा कि मुझे नया फ़ोन ले दो, तो कहने लगा कि आजकल फ़ोन बड़े महंगे हो गए हैं, 60,000 70,000 रुपये पहुँच गए। मैंने कहा कि सिर्फ कॉल करने वाला ले दो। उसने कहा कि वो भी लेकर नहीं दे सकता। मैंने कहा कि तुम तो ऑनलाइन काम करते हो, तुम्हारे पास तो पैसे होने चाहिए। इसका कहना था कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, अम्मी से पूछो, अगर वो पैसे देती हैं तो फिर मैं तुम्हें ले दूंगा। मैंने अपनी सास से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, यहाँ ये फिर चलाना मुश्किल हो रहा है, तुम्हें फ़ोन की पड़ी है, अपने फ़ोन का ख्याल करना था। मैंने कहा कि वो तो आपकी बेटी के हाथ से टूटा है। उन्होंने कहा कि अच्छा, मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रही हो। घर में अच्छा भला फसाद बन गया और मेरे शौहर ने भी मुझे ही सुनाना शुरू कर दिया। मुझे समझ आ गई कि मेरी ज़िंदगी इस घर में अच्छी नहीं गुजरने वाली है। मेरी ज़िंदगी ऐसी होने वाली है जैसी एक नौकरानी की, जिसको ये तनख्वाह भी नहीं देते। मेरे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। मुझे मेरे माँ बाप से दूर हुए 1.5 साल हो गया था। ना मेरे यहाँ औलादाल हुई और ना मेरा शौहर का मेरे साथ कोई ताल्लुक था। मेरा दिमाग कच्चा था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, कामों की मारी हुई, शौहर की तवज्जो की भूखी और घर वालों की तरफ से एहसास की एक बूंद भी न मिली। तो मेरे दिमाग ने एक अजीब सा प्लान बना लिया। मैं इस घर से भाग जाना चाहती थी। ये बहुत मुश्किल था। मुझे पता था कि मैं गलत कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ से भाग जाती और भाग के अपने घर भी जाती तो उन्होंने यही कहना था कि भाग गई है। लेकिन इस वक्त मेरे दिमाग में इतनी सारी बातें नहीं आई। बस मैंने कहा कि मैं यहाँ से जाके अपने घर चली जाऊंगी और अपने घर वालों को सब कुछ बता दूंगी। अपने बाबा से कहूंगी कि मेरे ससुर से बात करें, मेरे शौहर से बात करें। अगर वो अपना तरीका बदलता है तो मैं इसके साथ वापस जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। अगर खराब होता है तो हो जाए, मेरी जिंदगी तो खराब ना हो। इस वक्त मैंने यही फैसला कर लिया था। कभी कभी हालात भी इंसान को बुरे हालात की तरफ खींचते हैं। अगर मेरा शौहर रात को मेरे कमरे में होता तो शायद मेरे लिए भागना इतना आसान नहीं होता। मैं कैसे इसके होते हुए वहां से भाग सकती थी, लेकिन वो तो अद्धी से ज्यादा रात मेरे कमरे में होता ही नहीं था। मैं सो जाती और सुबह देखती कि वो कमरे में सो रहा है। फिर वो 12-1 बजे तक सोता रहता। कहता था कि मेरे काम ऐसा है, मुझे रात को जाके करना पड़ता है, क्योंकि अब मैं बाहर के मुल्क से काम लेता हूँ, उनके वक्त के हिसाब से चलता हूँ। घर वाले भी कहते थे कि बहुत नेक है, अभी अभी शादी हुई है, लेकिन अपनी बीवी को छोड़ के काम में मसरूफ रहता है, क्योंकि शादी पे खर्चे बहुत हो गए थे, वो पूरे करवाना चाहता है। मेरे लिए सब कुछ आसान बना दिया गया था। मेरा शौहर कमरे में नहीं था। ये घर पुराना था, इसके बहुत सारे चोर दरवाजे थे, कुछ दरवाजे पीछे की तरफ भी कि मैं वहां से आराम से निकल सकती थी। एक दरवाजा तो टूटा भी हुआ था। इस तरफ से बड़ा सामी दिन था और इन लोगों को कोई परवाह नहीं थी। मुझे बस अपने घर जाना था। मेरे घर वाले मुझसे मिलने आते हैं, ये लोग मुझे मिलने नहीं देते, खुद मुझे वहां पर जाने नहीं देते थे। फोन तक मुझसे ले लिया था। मेरे माँ बाप ये सोच रहे थे कि बेटी अपने घर में खुश है, शायद इसीलिए हमसे राब्ता नहीं करती। उनको क्या पता कि मेरा एक एक दिन यहाँ पर किसी अजाब की तरह गुजर रहा था। मैं यहाँ पर रहना ही नहीं चाहती कि जाना चाहती थी। इस तरह के घर में कोई नहीं रहना चाहेगा। मैंने यहाँ 1.5 साल गुजारा था, ये कोई मजाक की बात नहीं थी। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरीज हो चुका था। मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं था। मैंने घर से निकलने का इरादा कर लिया। मैं कोई भी महंगी चीज या कीमती चीज लेकर नहीं जा रही कि बस वही कपड़े जो मैंने पहने थे, और इस दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैं वहां से निकल जाना चाहती थी। अभी मेरा एक पाँव अंदर और एक बाहर था कि 2 मजबूत हाथों ने मुझे पकड़ लिया, मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे घसीटता हो उबालों से पकड़कर एक कमरे में ले आया। जब मैंने आंखें खोली तो वो कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर था। मेरी कांप गई, क्योंकि इसे पता चल गया कि मैं घर से भाग रही थी। इसने मुझे बड़ी बेदर्दी से पकड़ा था और यहाँ पर ले आया था। ये वही कमरा था जहाँ पर बैठकर वो अपना काम किया करता था। लेकिन जब मेरी आंखें खुली और मैंने आसपास का मंजर देखा तो मैं हैरान रह गई। इस कमरे में तो 70-60 मर्दाल बैठे हुए थे और यहाँ पर कोई भी ऑनलाइन काम नहीं होता था, बल्कि ये लोग यहाँ पर बैठ के जो कीला करते थे। पूरे कमरे में सिगरेट की समील फैली हुई थी। इसके अलावा ये लोग यहाँ पर क्या किया करते थे वो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। उन्होंने तो इधर एक LED भी लगाई हुई थी, शायद यहाँ पे कुछ फिल्में वगैरह भी देखा करते थे, और या फिर मैच, इस पर भी ये लोग शर्तें लगाया करते थे। वो सभी मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे। उन्होंने कहा कि ये कौन है, तो मेरे शौहर ने कहा कि ये एक बेबाक और बदतमीज लड़की है और आज हम सब मिलकर इसको सजा देंगे। मेरे शौहर ने मुझे जरा सा अपने करीब किया और मेरे कान में कहा कि तुम इसी काबिल हो, मैंने तुम पे भरोसा किया
और तुम घर से भाग रही थी, इसका मतलब कि तुमने किसी को पसंद कर लिया, इसी के साथ भाग रही थी। खैर ये तो मैं तुमसे बाद में पूछूंगा कि वो कौन है, लेकिन अभी तो मुझे तुम्हारे साथ दो दो हाथ करने हैं। ऐसे कैसे भाग सकती कि तुम घर से कैसे निकल सकती थी यहाँ से? इन मर्दों ने भी मुझे अजीब नजरों से देखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आपस में क्या मियाँ बीवी की तरह बातें कर रहे हो? इस लड़की को कहे ज्यादा जोर से ना बोले, अगर भाभी को पता चल गया तो फिर तेरी खैर नहीं है। एक आदमी ने कहा। तो मेरे शौहर ने कहा कि इसको कभी पता नहीं चलेगा, और इसको पता चला भी तो इसे मैं 2 मिनट में सीधा कर दूंगा। मुझे ऐसी औरतें बिल्कुल नहीं पसंद हैं जो अपनी अक्ल इस्तेमाल करती हैं। मैं ऐसी औरतों को माफ करने के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। एक गलती को भी माफ नहीं करता। मेरे साथ रहना है तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। दरअसल वो बात इनसे कर रहा था, लेकिन सुना मुझे रहा था मैं बुरी दरअसल वो बात इनसे कर रहा था, लेकिन सुना मुझे रहा था मैं बुरी तरह कांप रही थी। मैं डर चुकी कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ क्या होने वाला था। मेरा शौहर मुझे इनके सामने अपनी बीवी नहीं मान रहा था, और मुझे इतने सारे मर्दों के सामने खड़ा करके भी इसकी गैरत नहीं जाग रही थी। इसे तो मुझे यहाँ पर लाना ही नहीं चाहिए था। वो मुझे लेकर ही क्यों आया था? उन्होंने कहा कि अब क्या इरादा है? तो मेरे शौहर ने कहा कि आज हम बहुत बड़ा दाव खेलेंगे। उन्होंने कहा कि रहने दे, तो कोई दाव ना खेल, तूने पहले ही सारे दाव हार दिए हैं और तो हमारा मकरूज है। अब तेरे पास दाव पर लगाने के लिए बचा ही किया है, सिवाय इस घर के जो तेरी माँ तुझे लगाने नहीं देगी, और इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है। हम तेरे साथ कोई दाव नहीं खेलने वाले। इसने कहा कि नहीं, आज तुम लोगों को मेरे साथ एक आखिरी दाव खेलना ही होगा, और मुझे यकीन है कि इससे नतीजा अच्छा ही निकलेगा। एक आदमी ने पत्ते गिरने शुरू कर दिए और मेरे शौहर ने ऐसी बात बोली कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे कानों में किसी ने गर्म गर्म सेसा डाल दिया। उसने कहा कि आज मैं दाव पे इस औरत को लगाता हूँ। वो लोग हैरान हैं। उन्होंने कहा कि आखिर ये है कौन था? मेरे शौहर ने कहा कि ये कौन है, ये मतलब लोगों को बाद में भी बता सकता हूँ, पर ये औरत दाव पे लगी है। सब ने कहा कि हम भी दाव लगाएंगे। पहले जो लोग नहीं खेलना चाहते थे वो भी मैदान में आ गए। मैंने अपने शौहर को कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम? इसने कहा कि अगर अब तुम्हारी जबान से एक लफ्ज भी निकला तो मैं यहीं पे जान से मार दूंगा। मैं खामोश हो गई और सर झुका कर खड़ी हो गई। मैं किसी को आवाज भी नहीं दे सकती कि इस घर में कोई मेरा अपना नहीं था, लेकिन इतनी बड़ी बात के लिए तो शायद इनकी गैरत जाग जाती, शायद वो मुझे बचा लेते, शायद वो अपने बेटे को कहते कि तुम ये क्या कर रहे हो, इस घर की इज्जत को दाव पे लगा रहे हो। ये कोई छोटी बात तो नहीं कि मेरे शौहर के दिल में ये बात लग गई कि मैं घर से भाग रही हूँ, और वो यही समझ रहा था कि मैं किसी मर्द के साथ भाग रही थी। शायद वो मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा था, क्योंकि ऐसे मामलों में इंसान यही सोचता है कि अगर घर से भाग रही है तो जरूर किसी के साथ भाग रही होगी, किसी के साथ चक्कर चलाया होगा, किसी के साथ रिश्ते में आ गई होगी, कोई तो होगा इसके साथ। अकेली औरत घर से थोड़ी ना भागती है। मैं अपने शौहर को समझाती तो कैसे समझाती, इन सब के सामने में क्या बात करती? इसने कहा था कि ये मेरी बीवी नहीं है। मैं नहीं कहना चाहती थी कि मैं इसकी बीवी हूँ। मैं अभी भी इसकी इज्जत रख रही थी कि इसने अपनी बीवी को दाव पर लगा दिया, लेकिन वो तो मेरी इज्जत भी दाव पे लगा चुका था। सब लोग मैदान में आ गए और पत्ते खेलने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इस वक्त तो घर के सब लोग सोए होते थे, मेरे कान बंद हो गए थे और मुझे अपनी आवाज ही सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसे लग रहा था कि मेरे पाँव जमीन पर नहीं हैं। मुझे आसपास की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। बहुत दूर से आवाज आती हुई महसूस हो रही थी। अपने शौहर की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो बातें ही ऐसी कर रहा था। जब वो खेल रहे थे वो फिर से मेरे करीब आया और इसने कहा कि मुझे लड़कियों की कोई कमी नहीं है, ये तो मेरे माँ बाप की मर्जी की। जब मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली तो किसी और से भी शादी कर लूंगा। वो मेरे इस पास मन ला रहा था, मुझे जता रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, मुझे बिल्कुल भी माफ करने के मूड में नहीं था, बल्कि सजा देने के हक में था। मैं बस अल्लाह से ही दुआ कर सकती थी। मुझे इस वक्त जो भी सूरतें आती कि मैंने सारी पढ़नी शुरू कर दी। मुझे यकीन था कि मेरा अल्लाह मुझे बचा लेगा। मेरे शौहर ने मुझे शर्त पे लगा दिया, और जैसा कि इसके दोस्त कह रहे थे कि वो हमेशा हारता था, वो फिर से हार गया। मेरे शौहर की शक्ल भी थोड़ी अजीब सी निकल आई। सब ने कहा कि चलो आज का दाव ये हार गया। इस बात की भी हमें सबसे ज्यादा खुशी है क्योंकि हम जीत गए हैं, और जो हमें मिलने वाला है वो बहुत ही ज्यादा हसीन है। अचानक से मेरे शौहर के दिल में जाने किया एहसास जागा कि इसने कहा कि नहीं नहीं, कोई इसके पास भी नहीं आएगा, हट जाओ पीछे। वो मेरी ढाल बन गया, मैं इसके पीछे छुप गई। उन्होंने कहा कि क्यों अचानक से तुम्हारा दिल बदल गया, ये किया तुम्हारी कोई लगती? इसने कहा कि ये मेरी बीवी है। उन्होंने कहा कि फिर तुम तो बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान हो यार, अपने दोस्तों के सामने अपनी बीवी की शर्त लगा बैठे और अब हार गए हो। तो याद आ गया कि ये तुम्हारी बीवी है, लेकिन जुए के कुछ असूल होते हैं और तुम अच्छी तरह जानते हो, जो चीजें एक दफा हार
دی جائے وہ واپس نہیں ملتی ہے۔ تب کہاں تھے جب شرط لگا رہے تھے؟ تب یہ تو تمہاری بیوی نہیں کہ کھڑے کھڑے نکاح کیا تم نے اس کے ساتھ۔ وہ لوگ الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں کیا کروں۔ اس نے کہا کہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر۔ واس نے مجھے باہر کی طرف دھکا دے دیا۔ میں باہر بھاگی اور جیسے ہی میں نے واپس پلٹ کر دیکھا میں حیران رہ گئی۔ بہت تیز زلزلہ آیا تھا اور یہ گھر ویسے بھی پرانا بنا ہوا تھا۔ ان لوگوں کے اوپر چھت گر گئی کہ میں پوری طرح چلانے لگی آواز سے۔ باقی سب لوگ بھی جاگ گئے تھے۔ ملبہ اٹھایا گیا، لوگوں کو بلایا گیا اپنی مدد اب کے تحت بھی، اور ریسکیو والے بھی آئے تو پتہ چلا کہ 15 لوگ اپنی جان سے چلے گئے تھے، لیکن میرا شوہر زندہ تھا۔ بس اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی کہ اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے اسے سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا کہ میں سمجھ سکتا ہوں، مجھے سمجھنا چاہیے تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے ساتھ اتنا بر ہو رہا ہے۔ میں تو اپنی دنیا میں مصروف رہتا تھا۔ میری امی نہیں کہا تھا کہ شروع میں تمہارے ساتھ زیادہ گھلو ملو نہیں تو تم میرے سر پہ چڑھ جاؤ گی، پر میں نے سوچا تھا کہ کچھ عرصے بعد میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ میرا شوہر بستر پہ پڑ چکا تھا، میں اس کی خدمت کرتی تھی، وہ مجھ سے بہت متاثر ہوتا تھا، میں اس کا بہت خیال کرتی کہ مجھے لوگ کہتے تھے کہ یہ کبھی چل نہیں پائے گا، تم ابھی جو ہو اس کو چھوڑ دو، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میں نے بھی اپنے شوہر کو معاف کر دیا۔ میرے ماں باپ بھی مجھ سے ملنے کے لیے آئے اور اس نے اپنے سب گھر والوں کو کہا کہ میری بیوی میرے اصولوں پہ چلے گی، اب لوگوں کے نہیں۔ میں گھر کے کام بھی نہیں کرتی کہ میں پورا دن اپنے شوہر کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ ڈاکٹر زے نے کہا تھا کہ شاید دوبارہ نہ چل پائے، لیکن میں نے اتنی خدمت کی کہ میرا شوہر اس قابل ہو گیا کہ وہ چھڑی کے سہارے چل سکتا تھا، اپنا کام بھی کرتا تھا، اور مجھے کہتا تھا کہ ہم ایک طرف اپنا نیا گھر بنا لیں گے، اس گھر کو توڑ کے اچھا سا گھر بنائیں گے، جو زمین میرے حصے کی ہے میں اس کے اوپر تمہارے لیے پیارا سا گھر بناؤں گا۔ بس یہ زندگی ہے، ہمیں بڑے بڑے حادثات کو بھی معاف کرنا پڑتا ہے۔ بیٹی کا گھر بسانے کے لیے ماں باپ بھی بہت قربانیاں دیتے ہیں، اور خود بیٹی بھی۔ میں نے بھی اپنے گھر کے بنانے کے بارے میں سوچا تھا، میں اپنے شوہر کو اس حال میں چھوڑ کے جا بھی نہیں سکتی تھی۔ اب دعا کریں کہ میرے شوہر کی ٹانگ بالکل اچھی طرح ٹھیک ہو جائے اور وہ بغیر سہارے کے چلنے لگے۔ ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔